हेलो बच्चों। तो इस टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। ऑलरेडी कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हम और आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड वो और क्लियर होते चले जाएं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। द सेम टॉर्क इज अप्लाइड टू अ डिस्क एंड रिंग ऑफ इक्वल मास एंड रेडियाई देन। देखो, अगर सपोज करो सेम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सेम टॉर्क अप्लाइड टू अ डिस्क एंड अ रिंग ऑफ इक्वल मास एंड रेडिया। मान लेते हमारे पास एक डिस्क है और इसका रेडियस r है और इसका मास m है। डिस्क का मतलब पूरा भरा हुआ रहेगा। और वहीं पे हमारे पास एक रिंग है, सेम रेडियस का है, तो रिंग मान के चलते हैं हम लोग। रिंग मतलब सिर्फ मास कहाँ होगा, उसके पेरिफेरी पर होगा, उसके सर्कल पे होगा, और इसका भी रेडियस r है, मास m है, सेम है। बोला क्या गया है कि दोनों पर सेम टॉर्क अप्लाई करेंगे हम लोग। दोनों पे अगर सेम टॉर्क अप्लाई करें, दोनों का मास और ये सब कुछ सेम है, बोथ विल रोटेट विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अगर सपोज करो हम दोनों पे सेम टॉर्क लगाते हैं, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको ये देखना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है। सिंपल सी बात है कि अगर आप टॉर्क दोनों पे सेम लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टॉर्क ऑन डिस्क इज इक्वल टू टॉर्क ऑन रिंग। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ऑफ डी इंटू अल्फा ऑफ डी। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ disk upon angular acceleration of alpha will be equal to angular acceleration of r upon angular acceleration of t। या फिर आप एक काम करो, इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। टॉर्क इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ठीक है, अब क्योंकि आपका टॉर्क दोनों के लिए सेम है, सेम फॉर बोथ, तो आपका आई इंटू अल्फा दोनों के लिए सेम होगा। आई इंटू अल्फा अगर दोनों के लिए सेम है तो आई इंटू अल्फा विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब आपका अल्फा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आई। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा, सिंपल है। और एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा तो वो कम स्पीड से घूमेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम है, इसका किसका ज्यादा है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर, अपने इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो घूमता है ये, तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, वो एम आर स्क्वायर होता है। दोनों का मास और रेडियस सेम है, इसका मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, हाफ है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। सिंस आई आर इज ग्रेटर देन आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्योंकि ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा देन डिस्क। तो इसका मतलब डिस्क ज्यादा फास्ट घूमेगा। सो द डिस्क विल रोटेट विद ग्रेटर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में देख रखा होगा, यही सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। A weightless thread can bear tension up to 3.5 न्यूटन। तो एक वेटलेस मतलब मास नहीं है, मासलेस आप बोल सकते हो, उस थ्रेड है, थ्रेड का टेंशन 3.5 तक मैक्सिमम टेंशन वो बेयर कर सकता है। अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम इज, तो यहाँ पे टेंशन जो है वो मैक्सिमम टेंशन आपका जो भी रहेगा कि मैक्सिमम टेंशन है कितना बेयर कर सकता है, 3.5 न्यूटन। और एक स्टोन है जिसका मास 100 ग्राम है। 100 ग्राम का मतलब क्या होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ kg, तो दैट विल बी 0.1 kg। तो 0.1 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, इट इज टाइड टू इट एंड रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। सर्कल में जो उसको घुमाया जाता है 1 मीटर के सर्कल में घुमाया जा रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन। तो आपने क्या किया, थ्रेड में एक ऑब्जेक्ट, एक 0.1 ग्राम का, 0.1 kg का एक ऑब्जेक्ट टाई किया, उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये वर्टिकल सर्कल में से घुमाया जा रहा है। ओके, ठीक है, और आगे द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इन रेडियन पर सेकंड विल बी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी उसका क्या होगा। अब देखो होता क्या है कि जब आप स्टोन को इस तरीके से थ्रेड में बांध के घुमाते हो
तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा स्पीड और सबसे ज़्यादा टेंशन उसको बॉटम पे रहता है। तो बॉटम की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन, वो मैक्सिमम टेंशन की भी बात कर रहा है और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम स्पीड की भी बात कर रहा है। तो वो कहाँ मिलेगा इसको? इस पोजीशन पे मिलेगा। अब आपको पता है इस पोजीशन पे हम मैक्सिमम टेंशन ले लेते हैं। मैक्सिमम टेंशन T ऊपर की ओर लगेगा, वेट यहाँ पे फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, और ये कई बार हम कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में अगर घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा इसके ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, देखो जो सेंटर की ओर फोर्स लगे वही सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंटर की ओर T लग रहा है, लेकिन पूरा टेंशन T जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं करेगा क्योंकि वेट mg उसे कम कर दे रहा है नीचे की ओर लग के। तो T में से mg माइनस कर दो, तो ये जो T माइनस mg है ये बचा हुआ फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। जैसे ऊपर 10 लग रहा है, नीचे 2 लग रहा है, तो 10 माइनस 2 80 लगेगा ना सेंटर की ओर, तो बस T माइनस mg सेंटर की ओर लग रहा है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अब क्योंकि हमको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी वाला यूज करेंगे, m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि इसका 3 फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल फोर्स का, उसमें से ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू T माइनस mg। बस यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, तो m ओमेगा स्क्वायर, बाकी सारी चीजें आपको दे रखी है, T का वैल्यू क्या है बाकी वैल्यूज भी डाल लो, मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.1, तो 0.1 ओमेगा स्क्वायर, r का वैल्यू रेडियस इज 1, तो 1 डाल दो इज इक्वल टू T का वैल्यू 3.5 माइनस अगेन m का वैल्यू 0.1 होगा और g का वैल्यू उन्होंने 10 लेने के लिए बोला है, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 माइनस 1, 3.5 मतलब 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आपका ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट 25 आ जाएगा और ओमेगा का वैल्यू आपका 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अरे यार, और 5 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ये मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। देखो मैक्सिमम टेंशन है यहाँ पे, बॉटम वाले पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन होता है और मैक्सिमम स्पीड भी होता है, तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड या मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी भी होगा बॉटम पे। तो ठीक है, 5 रेडियन पर सेकंड, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ यूनिफॉर्म डिस्क इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन about a vertical axis at the rate of 5 pi by 3 radian per second. A bob of x of mass 0.2 kg falls vertically on the disk and adheres to it at a distance of 0.05 meter from the axis of rotation. तो पहले देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो एक डिस्क है, डिस्क बोला है ना, डिस्क है, भरा हुआ है, मतलब ये अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्क है, तो डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है। और इसका मास हम लोग m मान के लगते हैं, कैपिटल M, और इसका रेडियस जो होगा वो कैपिटल R होगा। लेट्स से कैपिटल R इसका रेडियस है, ठीक है। और क्या, ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, वो दे के रखा हुआ है 5 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड, 5 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड से फिलहाल घूम रहा है, ओके। और क्या बोला है, a bob of mass 0.02 kg falls vertically on the disk and adheres to it at a distance of 0.05 meter from the axis. अब एक्सिस से 0.05 मीटर, एक्सिस से 0.05 मीटर की दूरी पर एक यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट या बहुत छोटा सा वैक्स का टुकड़ा गिर जाता है और इस पे चिपक जाता है। वो इस टुकड़े का मास देके रखा हुआ है और ये मास आपका कितना है 0.02 kg, 0.02 kg, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो 0.05 मीटर का है, ठीक है। इफ द न्यू स्पीड ऑफ द रोटेशन बिकम्स 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट, अब इससे होता क्या है कि इसकी स्पीड कम हो जाती है, घूमने की स्पीड कम हो जाती है और नई फ्रीक्वेंसी देके रखी है। रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नई फ्रीक्वेंसी आपको n2 देके रखा हुआ है। n2 कितना है 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या होता है आरपीएम, आरपीएम से आरपीएस में जाना है तो मैंने कन्वर्जन बताया 60 से डिवाइड कर दो तो आप हर्ट्स या फिर आरपीएस में चले जाओगे। आरपीएस और हर्ट्स दोनों सेम चीज है जो कि एसआई यूनिट है।
कैंसल आउट करोगे तो आपको N2 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दैट N2 इज नथिंग बट 2/3 या 2/3 हर्ट्ज। और अगर आपको N2 पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो आपको टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी भी पता है, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 मिल जाएगा, इससे घूमने का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। मतलब ये और डिस्क अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से घूम रहे हैं, और दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है, तो 2πn का वैल्यू 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 4π/3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 आ गया। ठीक है भाई, आगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज, अब हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो लेट्स से कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो हमको I1 का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जब भी कोलिजन की बात हो, कोई चीज आके चिपक जाए, दो ऑब्जेक्ट का साथ में कोलिजन हो के वो चिपक जाए इस तरीके से, चाहे वैक्स गिरे या कोई पर्सन वहां पे, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ रहे, वो रोल करे, ऐसा अगर मान लो ऑब्जेक्ट और डिस्क इस तरीके का अगर एक सपोज करो सिस्टम आपके पास होता है, तो इस सिस्टम के अलावा बाहर से कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो हम ऐसे केस में हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम कंजर्व्ड है, सेम है। तो यहां पे हम लिख देंगे कंजर्व एंगुलर मोमेंटम इनिशियल पूरे सिस्टम का विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल पूरे सिस्टम का। इनिशियल विल बी इक्वल टू फाइनल या फाइनल विल बी इक्वल टू इनिशियल। अब इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या था बताओ? इनिशियली ये ऑब्जेक्ट तो था नहीं, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं था तो सिर्फ डिस्क था, सिर्फ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? I1 हमने मान के रखा हुआ है, और जिस स्पीड से घूम रहा था वो ω1 था। तो बस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला I इंटू ओमेगा होता है, एंगुलर मोमेंटम इज I इंटू ओमेगा, तो I1 इंटू ω1 हो जाएगा, ये इनिशियल। बाद में क्या हो गया बताओ? बाद में क्या हुआ कि ये मास यहाँ पे आके चिपक गया छोटा सा, और दोनों साथ में ω2 से घूमने लगे। अब यहाँ पे I इंटू ओमेगा करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे I जो होगा वो 2 हो जाएगा। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डिस्क का, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस एक्सिस के अबाउट, छोटा सा मास दिख रहा है। अब छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ? हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि अगर एक ही मास है तो mr² होगा, जहाँ पे r का वैल्यू ये है। अगर एक ही मास किसी एक्सिस के अबाउट, एक पॉइंट पार्टिकल, एक ही पार्टिकल अगर किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो अगर एक ही पार्टिकल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होता है? mr² होता है। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो गया इंटू ओमेगा, तो ओमेगा में ω2 आ जाएगा। बस आप सारे वैल्यूज डाल दो, आपको I1 का वैल्यू, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, मिल जाएगा। ω1 का वैल्यू है 5π/3, तो I1 इंटू 5π/3 इज इक्वल टू I1 प्लस मास का वैल्यू आप देखोगे तो 0.02 है, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 का स्क्वायर, 0.02 और 0.05 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू ω2। ω2 क्या होगा बताओ? ω2 हमको क्या मिला है? 4π/3 मिला हुआ है, तो 4π/3, तो π/3 तो यहां से हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे आपका आ जाएगा 5I1 इज इक्वल टू, अब एक काम करो 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4I1 और प्लस यहाँ पे देखो ध्यान से 0.05 का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या आ जाएगा आपको? देखो एक काम करो, इसको आप एक काम कर सकते हो, 5 से 25 होता है, 25 में 4 0 आएगा, तो 0.05 का मतलब होता है मतलब 25 लिखो, 1 2 3 4, 0.0025 इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.08, 0.08। तो एक काम करते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज करके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इतना टाइम कहाँ करेंगे, आप अपना कैलकुलेट कर लेना, मेरा इतना कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये देखो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 बराबर तो आ रहा था, मल्टीप्लाइड बाय 0.08 विल गिव यू 0.0002। आप रे, तो ये कितना आ जाएगा? 0.0002। बड़ा छोटा नंबर आ रहा है यार, मतलब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आया है, बाद में इन सबको मल्टीप्लाई करें पर इतना आया। अब 5i माइनस 4i कितना होगा बताओ? I1 हो जाएगा, 5i1 माइनस 4i1 I1 विल बी इक्वल टू 0.0002
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल अगर आप 4 आगे शिफ्ट कर देते हो तो 2 हो जाएगा, इनटू क्योंकि 4 आपने आगे शिफ्ट किया है तो 10⁻⁻⁴ आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी केजी मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा 2 × 10⁻⁴ केजी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A thin uniform rod of mass m and length l is swinging about a horizontal axis, passing through its ends. Its maximum angular velocity is omega. Its center, देखो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जब भी बोल रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, मैक्सिमम टेंशन और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी और मैक्सिमम स्पीड हमेशा आपका बॉटम में होगा। जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी और मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी वो हमेशा आपके बॉटम में होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो एक रॉड देख रखा हुआ है, रॉड का मास m दिया हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है और वो स्विंग कर रहा है। जैसे ये रॉड है मान लो, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल ऐसे हुआ। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ऐसे एक्सिस पास कर रहा है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, या यहाँ से आप देखोगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, है ना। तो ये आपका एक्सिस है जो सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टली अंदर घुस रहा है। इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड आपका जिसका मास m है, लेंथ l है, ये ऐसे ऐसे स्विंग हो रहा है। इस पॉइंट पे जब वो होगा सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ओमेगा जो होगा इज मैक्सिमम एट दिस पोजीशन। इस पॉइंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो मैक्सिमम है यहाँ पे ओमेगा। चलो ठीक है। इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ तक जाता है, इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। मान लो ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद रुक जाता है इस पॉइंट तक, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ चला जाएगा। अब वो कितना हाइट ऊपर गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है वो, तो ये जितना भी पॉइंट ऊपर गया है वो, लेट्स से दिस इज h हाइट। h हाइट पे जाने के बाद ये बॉडी रुक गया। अब देखो शुरुआत में इसके पास कौन सी एनर्जी थी बताओ, शुरुआत में इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी। बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब शुरुआत में इसके पास सिर्फ क्या थी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बाद में क्योंकि जाने के बाद रुक जाता है ऊपर, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। लेकिन क्योंकि वो किसी हाइट पे जा चुका है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास, देखो जब भी बॉडी है आपका, इसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे चेक करना है, अगर एक पूरा बॉडी है तो आप इसके सेंटर ऑफ मास को देखते हो कि कहाँ जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास इसका h हाइट ऊपर उठा है, तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आया रहेगा वो क्या आया रहेगा, mgh। इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। h मतलब सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है वो हाइट हम लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी सारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ की, यहाँ तक जाते जाते सब किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। दैट मीन्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया mgh में। ठीक है, अब मास कैपिटल M बोला है तो कैपिटल M लेंगे। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ये एक एंड है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड के अबाउट जो होता है वो ml²/3 होता है रॉड के लिए, ml²/3। इसका लिस्ट आपको हैंड रिटन नोट्स में लास्ट पन्ने पर सारा का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिस्ट देके रखा हुआ है। तो एंड के अबाउट एक्सिस पास हो रहा है रॉड के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आ जाएगा, इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। हमें चाहिए क्या बताओ, सेंटर ऑफ मास राइजेस टू हाइट ऑफ, हाइट चाहिए हमें, हाइट ही चाहिए। तो m और m हो जाएगा यहाँ से कैंसल, उसके बाद h का वैल्यू क्या हो जाएगा, l² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g, l² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g, यही आपका हाइट का वैल्यू है, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 solid spheres each of mass m and radius r are arranged as shown in the figure. Okay. क्या हो गया, हाँ, the moment of inertia of the system about the given axis of rotation is, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टिल देख लेते हैं। देखो 4 स्फीयर्स देके रखा हुआ है, सबका रेडियस r है, मास m है, स्मॉल m और रेडियस r है। इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो भी दिया हुआ है a डैश, मतलब यही रहेगा, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं a डैश। तो देखो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके डायमीटर के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पे आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 दोनों सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों के डायमीटर के थ्रू जा रहा है। और थ्रू डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है आपका I1 = I2 = 2/5 mr², ये तो मिलेगी आपको। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 और I4,
दोनों का सेम होगा, है ना। तो दोनों का निकालेंगे कैसे हम लोग, एक का निकाल लो दूसरे का वही आने वाला है। तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दिख रहा है ना आपको, इस, अरे यार सॉरी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो कि इसके सेंटर से जा रहा है, ये हम IC लिखेंगे। और ये वही है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस IC का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5 mr²। पर हमें इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि इसके पैरेलल है और h डिस्टेंस मतलब r डिस्टेंस दूर है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I3 मिलेगा। तो I3 विल बी इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे तो I3 विल बी इक्वल टू IC प्लस mh², दैट इज इक्वल टू IC का वैल्यू 2/5 mr² और प्लस h का वैल्यू भी क्या दिया है, h का वैल्यू r आ रहा है, स्मॉल r एक्चुअली लिया हुआ है यहाँ पे, तो स्मॉल r लेंगे, h इज इक्वल टू r, mr² हो जाएगा। तो ये 7/5 mr² हो गया, 7/5 mr², दिस इज योर I3। I4 भी यही होगा 7/5 mr², क्योंकि I3 I4 दोनों सेम चीज़ है। इसके भी इससे ही जा रहा है ना, क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सिस से ही जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 7/5 mr²। तो I3 I4 आपके पास यहाँ पे है, I1 I2 यहाँ पे है, चारों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 I2 दोनों सेम है 2/5 mr², तो हम दो बार ले लेते हैं, 2 बार 2/5 mr², प्लस I3 I4 सेम है 7/5 mr², तो 2 बार 7/5 mr² लेते हैं, 7/5 mr², तो कितना हो जाएगा बताओ 2 दूनी 4, 4 mr² प्लस 7 टू 14 mr² डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18/5 mr² आ जाएगा, 18/5 mr² इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्टोन ऑफ मास 200 ग्राम attached at the end of an inextensible string 1 meter long is whirled in a vertical circle, ये दो बार लिख दिया मुझे लगता है, in a vertical circle, ठीक है। If the speed of the stone is 50 centimeter per second and the tension in the string is 1.05 Newton, the angle theta made by the string with the vertical measured from the lowest position is, तो इन्होंने कहीं बीच का सब देख के रखा हुआ है, तो हम पहले देख लेते हैं। जो आपका स्ट्रिंग है, मतलब इसमें भी क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग है उसमें नीचे एक स्टोन अटैच कर दिया है जिसका मास 200 ग्राम देके रखा हुआ है और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा दिया है। तो अगर वर्टिकल सर्कल में घुमाया है तो लेट्स से कि ये वर्टिकल सर्कल में इस तरीके से घुमा दिया है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन देके रखा है वो देख लेते हैं। इसका लेंथ 1 मीटर देके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जो रेडियस होगा, लेंथ मतलब रेडियस, स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वही रेडियस का काम करेगा ना, अगर यहाँ पे मास अटैच कर रखा है तो घुमाने के लिए, तो रेडियस 1 मीटर दे रखा है, लेंथ 1 मीटर देने का मतलब है। इसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम, मास 200 ग्राम है, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी 0.2 kg, इंटू 10⁻³ कर दो, 0.2 kg आ जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ द स्टोन इज, अब जहां कहीं भी है, कहाँ है ये हमको पता नहीं है, स्टोन का पोजीशन दिया हुआ नहीं है, बस बोला है कि जहां भी है उसका स्पीड जो है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है आधा मीटर, देखो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 50 सेंटीमीटर आधा मीटर होगा, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड का उसका स्पीड है अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो। एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 1.05 न्यूटन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन 1.05 न्यूटन है। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल मेजर्ड फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन इज, जे का वैल्यू 10 बोला है, मतलब स्ट्रिंग ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है जो नीचे से मेजर किया जा रहा है, ये पूछा गया है। नीचे से मतलब यहां से मेजर किया जा रहा है, और ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, तो मान लेते हैं वर्टिकल लाइन से ये स्ट्रिंग फिलहाल थीटा एंगल बना रहा है इस पोजीशन पे। अब इस पोजीशन पे अगर आप फोर्सेस देखोगे तो एक फोर्स तो टेंशन अंदर की ओर जा रहा है और दूसरा वेट mg नीचे की ओर लग रहा है ना। यहां पे हमें क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग के इसको सर्कल में घुमा रहा है, क्योंकि हमको स्पीड दे के रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, ये जो वेट mg है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, तो दो कंपोनेंट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो भाई देखो, एक सेंटर की ओर लेंगे क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो एक आपका एक्सिस सेंटर की ओर आ जाएगा, और सेंटर की ओर ये एक्सिस है, तो फिर दूसरा
इसके परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियली जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये दो एक्सिस हमें मिल गए। अब अगर ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करो, वेट mg का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस एक्सिस पे। तो यहाँ आप देखोगे तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट mg का थीटा के साथ लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका mg cos थीटा जो नीचे की ओर खींच रहा है उसे, और एक कंपोनेंट जो यहाँ लग रहा है जो थीटा के साथ नहीं है वो आपका आ जाएगा mg sin थीटा, थीटा से अलग है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर की ओर फोर्स की अगर हम बात करें तो टेंशन अंदर की ओर लग रहा है, mg cos थीटा बाहर की ओर लग रहा है, तो टेंशन में से mg cos थीटा माइनस हो जाएगा, मतलब टेंशन को जो सेंटर की ओर लग रहा है उसको mg cos थीटा कम कर रहा है। तो जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। पर सेंटर की ओर टेंशन तो लग रहा है, पर उसमें से mg cos थीटा माइनस कर दो, ये जो बचा हुआ फोर्स ऊपर लग रहा है t माइनस mg cos थीटा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, समझ गए। तो t माइनस mg cos थीटा जो सेंटर की ओर जा रहा है दैट इज योर mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि हमको स्पीड देके रखा हुआ है तो हम स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पूछा क्या गया है बताओ, थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो बाकी सब दिया हुआ होना चाहिए। टेंशन का वैल्यू 1.05 है ना, 1.05 न्यूटन है, हाँ तो ये लिख लो 1.05 माइनस मास का वैल्यू 0.2 है, जी का वैल्यू 10 है, कॉस थीटा ऐसे रहने दो क्योंकि हमको थीटा चाहिए, और मास का वैल्यू 0.2 है, वी का वैल्यू यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 हो जाएगा, तो 0.25 डिवाइडेड बाय रेडियस क्या देके रखा हुआ है यहाँ पे, रेडियस का वैल्यू आपको 1 मीटर देके रखा हुआ है, तो ये 1 आ जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे 1.05 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना हो जाएगा 25 टू 50, तो 50 है इसका मतलब 1 2 3 है ना, 0.05 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.05 राइट। 2 cos थीटा वहां भेज दो तो 1.05 ये यहाँ आ जाएगा माइनस 0.05 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू 1/2 तो थीटा का वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाएगा, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 1/2, और cos इनवर्स ऑफ 1/2 आपको यहाँ पे सी में दिख रहा है। ऑलराइट आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। Next question, a weightless thread can bear tension up to 3.7 kg weight. A stone of mass 500 gram is tied to its one end and revolved in a circular path of radius 4 meter in vertical plane. Same question है, vertical plane में घूम रहा है। Okay, सारे चीजें देखे रखे हुए हम देखेंगे क्या क्या है। Maximum angular velocity of the stone will be, वही सेम ओमेगा पूछा है maximum angular velocity, तो maximum angular velocity आपको कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा आपको एकदम बॉटम पे। तो यहाँ पे देखो ये सेम वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, आपको बॉटम पे पता करना है कि ओमेगा का वैल्यू क्या है, क्योंकि बॉटम पे आपको मैक्सिमम टेंशन भी मिलेगा, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी भी मिलेगा। तो 3.7 kg वेट तक टेंशन को ये बर्दाश्त कर सकता है, इसका मतलब ये मैक्सिमम टेंशन है इसका। और यहाँ पे आपको पता है कि T और mg ये दो फोर्सेस लगते हैं, और यहाँ पे T माइनस mg जो है, T माइनस mg ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और यहाँ पे क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया तो हम m ओमेगा स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, समझे। बस सेम है, इक्वेशन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ओमेगा का वैल्यू चाहिए, लेकिन बस देख लो यहाँ पे नया यूनिट यूज किया है केजी वेट। एक्चुअली केजी वेट जो है अगर वो यूनिट यूज किया गया है तो आप ऐसा मान के चलो कि आपको बस मास दे के रखा हुआ है। अगर आपको केजी वेट से न्यूटन में जाना है एसआई यूनिट में तो आपको जी से मल्टीप्लाई करना होगा। इन्होंने जी का वैल्यू बोला है 10 लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे, टेंशन का वैल्यू देके रखा हुआ है 3.7 केजी वेट, मतलब मास में देके रखा हुआ है। केजी वेट का मतलब होता है मास में दिया हुआ है, तो अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आपको जी से मल्टीप्लाई करना होगा, और जी का वैल्यू यहाँ पे क्योंकि 10 देके रखा हुआ है तो ये 37 न्यूटन हो जाएगा। तो टेंशन का वैल्यू आपका 37 न्यूटन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बताओ, मास ऑफ 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो, तो मास का वैल्यू आधा किलो है, 500 ग्राम है मतलब आधा किलो है,
और इट्स टाइड टू इट्स वन एंड एंड रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो रेडियस का वैल्यू आपको 4 मीटर देके रखा हुआ है, बस हो गया, बाकी वैल्यूज डाल दो। टी का वैल्यू आपको 37 न्यूटन है, तो 37 माइनस मास का वैल्यू आधा है मल्टीप्लाइड बाय जी इज इक्वल टू आधा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, और आर का वैल्यू यहाँ पे 4 देके रखा हुआ है, तो ये हो गया आपका 4। तो यहाँ से आप देखोगे तो 37 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 ओमेगा स्क्वायर। 37 माइनस 5 32 होता है, 32 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 32/2 होगा। ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। 4 रेडियन पर सेकेंड इज योर आंसर। 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The radius of gyration of a solid sphere of radius r and a mass m about its diameter is kd and about tangent is kt. Ratio of kd and kt. चलो ठीक है, रेशियो ऑफ kd and kt बोला है, मतलब एक काम करते हैं, kt to kd बोला है ना, kt to टेंजेंट और डायमीटर। ठीक है, एक काम करते हैं, kt to kd। एक काम करो, पहले तो यहाँ पे इसका मतलब समझ लो। अबाउट डायमीटर ये हो गया id, जिसका वैल्यू होता है 2/5 mr², अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो। और अबाउट टेंजेंट हम यार कई बार अब कर चुके हैं, तो इसलिए कई बार क्योंकि हम कर चुके हैं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अबाउट टेंजेंट। हमेशा हमेशा क्या है हमारे पास? 7/2 mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यूज करके आप कर सकते हो, मैं कई बार ऑलरेडी कर चुका हूँ, जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ था, आपको दिखा दो। देखो अबाउट टेंजेंट ही है ना, ये वाले स्फीयर का और ये वाले स्फीयर का अबाउट टेंजेंट ही है I3। तो I3 यहाँ पे कितना आया था हमारा? 7/5 mr²। तो ये कई बार इसके पहले भी हम कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करोगे तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बार और हिंट दे देता हूँ ताकि समझ में आए। देखो इस एक्सिस के अबाउट तो आपको पता ही है, ये देखो इस एक्सिस के अबाउट तो आपको पता ही है, ये सेंट्रल एक्सिस हो गया आपका IC, और IC का वैल्यू होता है 2/5 mr²। ये H हो जाएगा जिसका वैल्यू R होगा। तो आपको क्या करना है? IC प्लस इसके एक्सिस के अबाउट IC, ये आपका टेंजेंट है ना, IC प्लस MH²। IC का वैल्यू आप डालोगे 2/5 mr² और प्लस MH का वैल्यू आ रही है R², ऐड कर दोगे तो आपको 7/5 mr² आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पर हमारा आंसर ये है। ID और एक सेकेंड, ID और IT हमको मिल चुका है, तो ये हमारा IT है और ये हमारा ID। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। अब हमको चाहिए क्या? लेकिन हमको उन्होंने बोला है कि दोनों का हमको रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो चाहिए, KT/KD। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है? √I/m। √I/m है तो √IT/m हो जाएगा, और यहाँ पे √ID/m हो जाएगा। तो m और m यहाँ से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो KT/KD विल बी इक्वल टू √IT/ID। अब IT का वैल्यू क्या है? 7/2 mr², 7/2 mr², और यहाँ पे क्या है भाई? 2/5 mr², 2/5 mr²। 7/2 नहीं है यार, 7/5 आएगा, सॉरी, इसको ऐड करोगे तो 7/5 आ जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज 7/5। 2/5 होता है, इसके अबाउट 7/5 होता है। वहाँ भी अब मैंने आपको दिखाया था, एक सेकेंड गड़बड़ कर दिया मैंने, 7/2 लिख दिया था, इट इज 7/5। I3 का वैल्यू देख सकते हो ना आप, 7/5 है, सॉरी 7/5, 7/5, 7/5, तो आपका 7/5, तो यहाँ पे 7/5 आएगा, 7/5 mr² अपॉन 2/5 mr²। 5 हो जाएगा कैंसिल, mr² भी हो जाएगा कैंसिल, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा √7/2। दैट इज योर आंसर। √7/2 का मतलब होता है 7/2 का पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो 7/2 है, सॉरी 7/2 पावर 1/2। ओके, आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, इसमें क्या दिया हुआ है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। If the velocity of the particle is v at the end of second revolution from its start, then the tangential acceleration is।
देखो इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैंने एक तरीके से आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया था, अब इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, पर हमें बोला गया है कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से घूम रहा है, और हमें लास्ट में पूछा क्या गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जो होता है वो a होता है, at होता है, at हमें चाहिए। एक तो at का फॉर्मूला r अल्फा है, और आप क्या कर सकते हो, अल्फा का वैल्यू निकाल के उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो कि वो तरीका ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने सॉल्व किया कुछ देर पहले। अगर उसी तरीके से जाओगे तो ठीक है, नहीं तो एक छोटा शॉर्ट तरीका भी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। नाउ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब आपका लीनियर एक्सेलरेशन ही होता है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहते हो तो आप सिंपली ये इक्वेशन यूज कर सकते हो जो काइनेमेटिकल इक्वेशन लीनियर मोशन के लिए होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v एट द एंड ऑफ सेकंड रेगुलेशन, मतलब v इसका क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो ये v स्क्वायर ही रहने दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब हम मान के चल सकते हैं कि वो स्टार्ट कर रहा है। और क्या बोला है, एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v हो जा रही है, प्लस ये जो a आपको दिख रहा है, ये a आपका इस इक्वेशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे, सर्कल में लेंगे। थोड़ा सा तरीका अलग है, राइट, लेकिन ठीक है। ऐसे तो अगर सपोज करो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का सेंस है उस हिसाब से 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस मान के चलेंगे कि 2 रेवोल्यूशंस के बाद आपका ये जो s है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना लेकर हम इसको एज अ डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। 2 रेवोल्यूशंस के बाद मुझे एक बात बताओ, कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा। एक रेवोल्यूशन में एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, एक सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो 2πr होता है, अगर r इसका रेडियस है तो 2 में आपका 2 × 2πr हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4πr। तो आप ये 4πr का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 ये 4πr। तो ये आपका हो जाएगा 80 × 8πr। तो यहाँ से आपको 80 का वैल्यू मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन 8πr, ये है ना, यस। अब यहाँ पे तो ये दिख रहा है v स्क्वायर अपॉन 8πr, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी एक और तरीका था जो मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दे चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, जो भी आपको सही लगे। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, ठीक है, सिंपल सा तरीका था, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमारा सेंस अलग है, पर हम सर्कुलर मोशन में इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो अलग हो जाता है, थोड़ा हम डिस्टेंस लेके चलते हैं। तो आप वो वाला यूज करो, ये वाला यूज करो, आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a horizontal circular platform of mass m is rotating at angular velocity omega about a vertical axis passing through its center। ठीक है भाई, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म बोला, इसका मतलब ये डिस्क होगा, दिस वुड बी अ डिस्क। ये अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इसका रेडियस r है, ठीक है, और इसका मास m है। चलिए, और इसका एंगुलर वेलोसिटी जिससे घूम रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, वो आपका ओमेगा है, देख रखा हुआ है ओमेगा, अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अ बॉय ऑफ मास m इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसी में एक छोटा सा लड़का इसके प्लेटफॉर्म के एंड पे खड़ा है, उसका मास स्मॉल m बता के रखा हुआ है, और वो एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म खड़ा है, इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली r ही होगा, यहाँ पे खड़ा है वो। ये इनिशियल केस हो गया, ठीक है। इफ द बॉडी नहीं होगा, ये बॉय होगा। इफ द बॉय कम्स टू द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म देन न्यू एंगुलर वेलोसिटी विल बी। अब अगर मान लो ये लड़का यहाँ से चल के सेंटर पे आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगा, घूमने की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो घूमने की वेलोसिटी क्या होगी ये हम लोग को देखना होगा, मतलब हमको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 ढूंढना है। सेकंड केस में देखते हैं सेकंड केस क्या होगा।
सेकंड केस कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे आके लड़का खड़ा हो चुका होगा सेंटर पे और डिस्क घूम रहा होगा, माने तो इस बार ओमेगा 2 वेलोसिटी से घूम रहा है, तो आई थिंक मुझे वही ढूंढना है, ओमेगा 2 ढूंढना है हमको, न्यू एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, तो अब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया है ये हम लोग को चेक करना है। तो ये इनिशियल केस है, दिस इज इनिशियल केस और दिस इज फाइनल केस। अगेन देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक डिस्क और एक बॉय, और ये दोनों के बीच में यहाँ पे बस ये दोनों है, उसके अलावा बाहर से कोई भी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मान के चल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, ऐसा माना जा सकता है, जिसमें ये जो आदमी है जिसका मास m है वो एकदम छोटा पॉइंट पार्टिकल जैसा अज्यूम किया जा सकता है, एक पार्टिकल जैसा अज्यूम किया जा सकता है पूरे प्लेटफॉर्म के लिए। अब जैसे अगर आप फुटबॉल लेते हो तो फुटबॉल एक बड़ा होता है, बड़ा सा बॉल होता है, लेकिन अगर मान लो आप पूरे स्टेडियम की बात करो, स्टेडियम में उस फुटबॉल को देखो एकदम दूर से, तो आपको एक पॉइंट जैसा नजर आएगा। वैसे आप मान के चलो कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और ये जो आदमी है उसका मास जो है वो इतना छोटा है वो आदमी कि उसका मास हम पॉइंट मास या फिर एक पार्टिकल जैसा मान के चल सकते हैं इस आदमी को। तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करते हो यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, if you see conservation of angular momentum, अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में क्या था, देखो ये आदमी इसके साथ पहले से ही घूम रहा है, बाद में आके नहीं टपका है। वो वैक्स वाला केस हमने देखा था वो बाद में आके टपका था, पर ये इसके साथ ही घूम रहा है। तो इसका मतलब I इंटू ओमेगा अगर आप करने जाओगे तो क्या होगा बताओ, I1 इंटू ओमेगा 1। अब I1 में क्या क्या आएगा, देखो I1 लिख देते हैं, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इंटू ओमेगा 1 दैट विल बी इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का मिला के इंटू ओमेगा 2, इसका ये फाइनल केस हो गया। अब I1 में क्या आएगा, एक तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज हाफ mr², अब प्लस इस आदमी का आएगा। अब ये आदमी r डिस्टेंस पे खड़ा है, पॉइंट पार्टिकल मान के चलोगे तो mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, तो mr² हो जाएगा। ये हो गया आपका I1 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है, ओमेगा है, इज इक्वल टू I2। अब I2 में क्योंकि ये सेंटर एक्सिस पे आ गया, एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा मतलब r का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हाफ mr² तो डिस्क का रहेगा ही, प्लस आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब 0 आ जाएगा क्योंकि आदमी सीधा जा चुका है एक्सिस पे। एक्सिस पे कोई पार्टिकल चला गया तो वो एक्सिस से ही इसका डिस्टेंस 0 हो गया, mr² में r 0 हो जाएगा तो 0 लिख देंगे, और बाद में घूम रहा है ओमेगा 2 से, ओमेगा 2 आ जाएगा। हमको ओमेगा 2 ढूंढना है, तो आप देखोगे यहाँ पे तो ठीक है, सिंपल है यार, ये तो हाफ mr² यहाँ पे आ जाएगा, तो बताओ मुझे हाफ mr² प्लस mr² ये नीचे आ जाएगा अपॉन हाफ mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 का वैल्यू आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू, देखो हाफ mr² डिवाइडेड बाय हाफ mr² प्लस mr² डिवाइडेड बाय, दोनों को सेपरेट कर दो, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 हो जाएगा, प्लस mr² को, इस mr² को हाफ mr² से डिवाइड करना है, ये स्मॉल m है कैपिटल m है, ध्यान देना, mr², यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब mr² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा 2 का वैल्यू इंटू ओमेगा रहेगा ही, ओमेगा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2m अपॉन कैपिटल M इंटू ओमेगा। देखो यही आंसर आपका 1 प्लस 2m अपॉन कैपिटल M इंटू ओमेगा, एंड आई थिंक दिस ऑप्शन इज कैपिटल D इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस कैपिटल D इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप, two bodies rotate with kinetic energies k1 and k2, moment of inertia about their axis of rotation is I1 and I2. If I2 is equal to 3I1 and k1 is equal to 27 k2, then the ratio of angular momenta L1 upon L2। अब देखो एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन तीनों में एक रिलेशन है, आप रिलेशन याद रख सकते हो कि आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज, इन्होंने यहाँ पे k लिख रखा है ना, चलो k की बात करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है L² अपॉन 2I, ये फॉर्मूला आप याद रखना।
एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, L²/2I रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर मैं K1 की बात करूं तो K1 इज इक्वल टू L1²/2I1 हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू L2²/2I2 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या चाहिए इनको, वैसे L1/L2 चाहिए, तो हाँ इन दोनों को डिवाइड कर दो। K1/K2 विल बी इक्वल टू L1²/2I1 डिवाइडेड बाय L2²/2I2 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 2 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। K1/K2, अब देखो K1 का वैल्यू 27 K2 है, तो K1 का वैल्यू आप 27 K2 डाल दो, अपॉन K2 तो रहेगा ही, इज इक्वल टू I2 ऊपर चला जाएगा तो L1²/I1 ये तो है, डिवाइडेड बाय L2² और आपका I2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, L1²/I1 इंटू L2² तो नीचे रहेगा और आपका ये I2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप L1²/L2² देख सकते हो, K2 K2 हो जाएगा कैंसिल, तो 27 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय I2/I1 हो जाएगा। तो 27 इज इक्वल टू, तो यहाँ से लिखते हैं 27 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय I2 इज इक्वल टू 3I1, तो यहाँ पे 3I1 डाल दो, 3I1/I1 गया, 3 1 जा 3 9 जा, L1/L2 का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा, तो L1/L2 का वैल्यू 3/1 हो जाएगा। 3:1 इसका आंसर है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A disk of mass 50 kg and radius 1 meter is rotating at 180 rpm। rpm दिया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी देके रखा हुआ है। तो एक डिस्क है जिसका मास, ये रहा डिस्क आपका, ये डिस्क है मतलब पूरा भरा हुआ है, इसका मास m है और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जिसका रेडियस 1 मीटर है, मास 50 kg है और जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है 180 आरपीएम, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी देकर रखा है, मान लो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है इसका 180 आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट है, इसको आपको हर्ट्स में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, तो 60 से डिवाइड करना होगा, ये मैं बता चुका हूँ कई बार, तो ये आपका हो जाएगा 3 हर्ट्स। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है इसका मतलब आपको एंगुलर वेलोसिटी भी देके रखा है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2πn होता है, तो 2πn1 हो जाएगा, 2π × 3 हो जाएगा, तो आपको ओमेगा का 1 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। चलिए ठीक है, अब द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द डिस्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड इन टाइम 24 सेकेंड्स। अब कहा यह गया है कि पहले टॉर्क को यहाँ डिस्क को यहाँ घुमा रहे थे, 24 सेकेंड्स में क्या करना है, आपको टॉर्क इस पर ऐसे लगाना है कि 24 सेकेंड में ये उल्टा घूमने लग जाए। मतलब इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर 6 पाई है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो -6 पाई हो जाना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी इस बगल है, ऐसे घूम रहा है ये, इसको ऐसे घुमाना है। तो आप, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो उसके उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव ले लो। तो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ω1 6 पाई है तो ω2 -6 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपने वेलोसिटी चेंज कर दी 24 सेकेंड्स में। द टॉर्क रिक्वायर्ड, इसके लिए कितना टॉर्क चाहिए होगा, तो खैर देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है I × अल्फा, और I मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप एक काम करो, पहले अल्फा निकाल लो। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, देखो अल्फा का वैल्यू होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम डेल्टा टी यहाँ पे देके रखा हुआ है 24 सेकेंड्स। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब ω2 - ω1 अपॉन टी, टाइम जो भी रहेगा, टी लिख दो यार। ω2 मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी -6 है, माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 6 पाई है, -6 पाई हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है 24 लग रहा है, तो 24 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा -12 पाई डिवाइडेड बाय 24, ये होगा -12 पाई डिवाइडेड 24, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
अब इसको मैग्नीट्यूड वाइज आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है। सो you'll just take its numerical value π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे आपको टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। अब क्योंकि ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है, तो mr² इंटू अल्फा। तो चलो ठीक है, हाफ डिस्क का मास कितना है, मास भाई 50 kg दे के रखा हुआ है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू अल्फा का वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 25 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 25 π/2, जैसे 25 π/2 दैट इज इक्वल टू 12.5 पाई। और टॉर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, तो 12.5 पाई न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A uniform solid sphere having radius r and density rho is rotating about a tangent to the surface of the sphere. The moment of inertia of the solid sphere is. अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली डेंसिटी के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। आपको मास के टर्म्स में पता है, मास को आप डेंसिटी के टर्म्स में लिख लो और डाल दो, सिंपल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सॉलिड स्फीयर है और इसके टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। यहाँ पे आपको फिर से देखो, ये काम हम कई बार कर चुके हैं, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके सेंटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। और क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC लिखेंगे, जो हम जानते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h है, जो कि r के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर यूज करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू IC प्लस mh² हो जाएगा, और IC का वैल्यू 2/5 mr² होता है, प्लस h का वैल्यू r है तो mr² हो जाएगा। तो ये आपका 7/5 mr² आ गया। इस डायमीटर के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। सरफेस के ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है 7/5 mr²। ठीक है, अब m की जगह पे डेंसिटी लाना है, तो डेंसिटी क्या होता है बताओ, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो आपको m का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा रो 4/3 पाई r³। इसको उठा के इक्वेशन में 1 में डाल दो, पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो आपको I का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे I विल बी इक्वल टू 7/5, m का वैल्यू रो 4/3 पाई r³, और इंटू क्या हो जाएगा आपका r² हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो फाइनली आपका I का वैल्यू क्या आ गया, 7 4 से 28, 5 3 से 15, 28 डिवाइडेड बाई 15। यहीं से देख के आप बता दोगे 28 और 15 सिर्फ इसमें दो में आ रहा है यार, इसमें भी आ रहा है, इसमें, ये भी बड़े चालाक है। चलो आगे करना पड़ेगा। रो है तो रो लिख दो, रो पाई r⁵, देख लो कहाँ पे, रो पाई r⁵ होना चाहिए। अच्छा ये r⁵ तो वैसे भी चला गया, r⁵ आएगा, तो रो पाई r⁵ इसी में आ रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A uniform circular disc of radius 50 cm at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passing through its center। वही सेम चीज, एक डिस्क है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये टर्न ले सकता है, और इसका रेडियस जो है वो रेडियस इसका आपका है 50 मीटर का, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब आधा मीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर आधा मीटर होगा, 0.5 मीटर होगा। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ो। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2.0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पर टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क के वजह से इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। अब पूछा क्या गया है, इट्स नेट एक्सेलरेशन। देखो दिया एंगुलर एक्सेलरेशन, पूछा एक्सेलरेशन है। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहा, मतलब अगर मैं इसका कोई एक पार्टिकल पकड़ लूँ यहाँ पे और इस पार्टिकल को देखूँ तो ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, लेट्स से कि इस सर्कल में घूम रहा है। अब अगर इस सर्कल में घूम रहा है
तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हर सेकेंड 2 रेडियन पर सेकेंड से इसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो इस पे 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक रेडियल एक्सेलरेशन जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका टोटल मिला के टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों का एडिशन हो जाएगा एंड दिस इज योर टोटल एक्सेलरेशन ए। तो टोटल एक्सेलरेशन ए क्या होता है, हमने देखा था यहाँ पे अंडर रूट, मैंने आपको लिख के दिया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, आप एक बार देख लेना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी। ये देखो ये और ये ए टी दोनों सेम होंगे ना, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो आपका ए का वैल्यू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन बोला है मतलब टोटल एक्सेलरेशन ढूंढने को बोला है, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों बोला है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पर क्योंकि इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है तो स्पीड चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। चलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे के रखा है, हमें अल्फा दे के रखा हुआ है। तो अल्फा से एक काम करो, और भी कुछ दिया है क्या इसके अंदर, इट्स नेट एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। अच्छा टाइम दे के रखा हुआ है, 2 सेकेंड के बाद की बात कर रहा है वो। अब देखो हम मान के चलते हैं कि स्टार्ट इसने किया है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसका 0 है, इस पर बाद में आऊंगा वापस। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसका 0 है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो हमें नहीं पता। अगर आपको अल्फा और टी दे के रखा हुआ है तो ये तो आप ढूंढ सकते हो बड़े आसानी से। ओमेगा 2 इज इक्वल टू, या फिर आप इसको एक काम करो ओमेगा नॉट लिख दो। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट 0 है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम लोग को ढूंढना है, ढूंढ लेंगे हम लोग। और फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, आप काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो 2 सेकंड के बाद आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा 0 प्लस अल्फा का वैल्यू देके रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड इंटू 2 इंटू 2, तो आपको ओमेगा का वैल्यू 4 है, मतलब 2 सेकंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 होगी। अब देखो हमको ये और ये ढूंढना है ताकि हमको नेट एक्सेलरेशन ए मिल सके, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन का 3 फॉर्मूला होता है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि हमको यही 2 दे के रखा हुआ है। ओमेगा का वैल्यू 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू आप देखोगे तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लेके रखा है, वहाँ स्मॉल आर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी स्मॉल आर ही ले लेता हूँ, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा आपका 0.5 कर दो। 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए टी और उसका फॉर्मूला होता है आर अल्फा। 2 फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी और दूसरा आर अल्फा। तो आर तो भाई फिर से आ जाएगा आपका 0.5, अल्फा का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बस हो गया। इन दोनों का वैल्यूज उठा के आप इस इक्वेशन 1 में डाल दो। सो देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 8 64 प्लस 1 आ रहा है 65। अंडर रूट 65 अंडर रूट 64 के काफ़ी करीब है, तो आप इसको 8 लिख सकते हो, दैट इज ऑप्शन बी। क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 65 का स्क्वायर रूट, इट इज़ वेरी क्लोज टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बाकी देखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 तो बहुत दूर है इसके। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, कहीं आसपास नहीं है, सो इट हैज टू बी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर आंसर ऑप्शन बी। ओके ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। A solid sphere P and a thin-walled hollow sphere Q have same mass and same radius. Their moment of inertia about their diameters are respectively IP and IQ. Then दोनों का रिलेशन पूछा है, एक सॉलिड स्फीयर है एंड अ थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर है। P सॉलिड स्फीयर है, ये रहा सॉलिड स्फीयर, और ये आपका हॉलो स्फीयर है। तो सॉलिड मतलब सॉलिड है, दोनों का रेडियस और मास सेम है,
दोनों का रेडियस, ये हॉलो है, ये हॉलो स्फीयर है, अंदर कुछ नहीं है, दोनों का रेडियस और मास सेम है, m और r लेके चलते हैं, ये p है और ये q है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर्स आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा यार, अबाउट देयर डायमीटर से पूछा ना, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर्स, तो ये रहा डायमीटर इसका, इसको IP ले लो। सॉलिड स्फीयर रहता है तो 2/5 mr² होता है, और अगर हॉलो स्फीयर होता है डायमीटर के अबाउट 2/3 mr² होता है, बस। तो दोनों को डिवाइड कर दो, ये सही तरीका होता है रिलेशन निकालने का, IP डिवाइडेड बाय IQ। तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, mr² कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो IP अपॉन IQ विल बी इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, तो 5IP विल बी इक्वल टू 3IQ। देख लो जहाँ पे आ रहा है 5IP इज इक्वल टू 3IQ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 48 नेक्स्ट क्वेश्चन is here. Moment of inertia of a thin uniform rod about perpendicular axis passing through one of the ends is t. एक सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, अच्छा यूनिफॉर्म रॉड है, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, तो मतलब ये आपका मान लो रॉड है, इसका लेंथ L और मास M है, एंड की बात कर रहा है ना वो, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड इज t, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया t, जो कि होता है ml²/3, एंड से ml²/3 होता है और सेंटर से ml²/12 होता है, ओके ml²/3 है, आगे बोलो नाउ। अच्छा t नहीं है यार, ये I:1 दिया भाई, ये एक्चुअली में I होगा, थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे हिसाब से, ये I होगा, I से I। नाउ द रॉड इज बेंट इन अ रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज I1। अब इसी रॉड का मान लो लेंथ L है, मास तो वही रहने वाला M, इसको बना दिया गया, नाउ द रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग, इसका रिंग बना दिया इस तरीके से, तो मतलब इस रिंग का जो लेंथ होगा वो एक्चुअली इसका सरकमफरेंस हो जाएगा, और क्या बोला है, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज I1। अच्छा इसका अबाउट डायमीटर, तो देखो रिंग का अबाउट डायमीटर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ID का वैल्यू अगर आप देखोगे तो ID का वैल्यू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो होता है वो mr²/2 होता है, अबाउट डायमीटर इसका mr²/2 होता है। अगर नहीं पता तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हो, जैसे मान लो आपका ये रिंग है और ये एक डायमीटर है और ये एक डायमीटर है, एक्चुअली में रिंग ऐसा होगा तो एक डायमीटर ऐसे होगा और आपके तरफ आ रहा है इस तरफ परपेंडिकुलर, और दूसरा डायमीटर यहाँ पे होगा, तो दोनों डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, इसका भी ID होगा, इसका भी ID होगा, क्योंकि दोनों डायमीटर ही है ना, और दोनों रिंग के प्लेन में है, इसको मैं IX मान लेता हूँ, इसको मैं IY मान लेता हूँ, जबकि दोनों सेम है, और रिंग के परपेंडिकुलर आपका IZ होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये जो रिंग है इसके परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, रिंग है तो mr² आ जाएगा। नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से IZ विल बी इक्वल टू IX प्लस IY, तो ये हो जाएगा आपका mr² विच इज इक्वल टू ID प्लस ID, तो mr² विल बी इक्वल टू 2ID, तो ID का वैल्यू आपका आ जाएगा mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ अ रिंग, ये क्या है, रिंग, तो होता है mr²/2, इसको साइड में रखो, तो ये mr²/2 तो हमें पता है अबाउट डायमीटर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, सर रिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे I और ID का रेशियो पूछा है, तो सॉरी ये I1 है, इसको I1 लिखा है इन्होंने, ठीक है, अबाउट डायमीटर, तो इसको हम भी I1 लिख देंगे, दिस इज अबाउट डायमीटर। तो I और I1 का रेशियो पूछा है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, I अपॉन I1 विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे है ml²/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है mr²/2, मास तो सेम रहेगा
2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 L²/R²। इसको इक्वेशन 1 लिख दो। अब देखो आपका L और R में आपको रिलेशन निकालना है, तो बड़ा सिंपल है। इसका जो लेंथ होगा, इसी लेंथ को हमने रिंग बना दिया है, तो ये जो लेंथ है यही इसका सरकमफ्रेंस बन गया। मतलब जो लेंथ होगा वही सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr हो जाएगा। तो L की जगह पे 2πr डाल दो। सो देयरफॉर I/I1 क्या हो जाएगा? I/I1 विल बी इक्वल टू 2/3 2πr का स्क्वायर, 2πr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r²। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2/3 4π² r² अपॉन r²। r² गया 8/3π², 8/3π², 8/3π²। यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। अ पेंडुलम हैज लेंथ 0.4 मीटर एंड मैक्सिमम स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड। ये आई थिंक 2, अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने करेक्शन किया था, ये 2 यहाँ पे रहेगा, 2√3 है। अ पेंडुलम हैज लेंथ 0.4 मीटर एंड मैक्सिमम लेंथ 0.4 मीटर एंड मैक्सिमम स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। When the length makes an angle 30 degree with the horizontal, its speed will be 30 degree, length makes 30 degree with the horizontal, उसका स्पीड क्या है? तो आप पेंडुलम का देखोगे तो मैक्सिमम स्पीड जब वो बॉटम पे रहता है तब होता है। तो यहाँ पे इसका स्पीड देख के रखा हुआ है, तो इस स्पीड को हम v1 मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। अब वो जब ऊपर जाता है, इस पॉइंट पे जब आ जाता है, तो वो हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना आपका, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है। When the length makes an angle 30 डिग्री with the horizontal, तो अगर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है तो याद रखना पेंडुलम में हम ये एंगल थीटा ले लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा लिया हमने तो थीटा का वैल्यू आपका, एक सेकंड, ऊपर से 30 डिग्री बना रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 90 माइनस, या उसकी जरूरत नहीं है, वैसे देख लेंगे हम लोग, 30 डिग्री है ना, आगे चलो देख लेते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। अब देखो ये अगर लेंथ L है तो ये भी लेंथ आपका L ही होगा, यही ऊपर जा रहा है ना, ऐसे यही ऊपर जा रहा है। और इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसकी जो स्पीड है वो v2 हो गई, और यही स्पीड ढूंढना है। इट्स स्पीड विल बी, आपको v2 ढूंढना है यहाँ पे एक्चुअली में। तो हो क्या रहा है, जब यहाँ से देखो, जब भी पेंडुलम या स्ट्रिंग में कोई भी आप स्टोन बांध के रखोगे, सबसे ज्यादा स्पीड उसका बॉटम पे रहता है। जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो स्पीड कम होने लग जाता है, ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ने लग जाता है। नीचे से ऊपर जाते समय स्पीड कम हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो कि ये जो आपका लेवल है इस पे आप पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चलो। पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब हाइट 0 मान के चलोगे। अब वो इतना हाइट ऊपर उठा है, मतलब इतना हाइट ऊपर उठा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपकी h हाइट है। L लेंथ पूरा है, L लेंथ आपका यहां से लेकर यहां तक होगा, ये L है, और यहां से यहां तक हम x मान के चल देते हैं। तो मतलब आप बोल सकते हो कि L विल बी इक्वल टू x प्लस h। अच्छा, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? h का वैल्यू L माइनस एक्स हो जाएगा। आप इससे क्या है ना कि आप x ढूंढ सकते हो, क्योंकि देखो ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अगर आप cos 60 डिग्री निकालते हो, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मतलब π/3 होता है, cos π/3, तो वैल्यू देके रखा है इन्होंने 0.5, पर हमको पता है 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री में क्या होगा बताओ? x अपॉन L एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, x बाय L, x विल बी इक्वल टू L cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो x विल बी इक्वल टू L/2, x का वैल्यू L/2 है। अगर मैं x का वैल्यू L/2 यहाँ पे डाल देता हूँ तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा? L माइनस L/2, तो h विल बी इक्वल टू L/2, मतलब L/2 हाइट वो ऊपर चला जाता है। यहाँ से अब देखो कैसा होता है कि जब वो ऊपर जा रहा है
तो उसके अंदर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है वो सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जितना भी उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो सब उसके पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया वो पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। तब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया बताओ? यहाँ का काइनेटिक एनर्जी में से यहाँ का काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो, तो हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो भाई यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, तो यहाँ जाते जाते ये सारी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। m क्योंकि तीनों टर्म में आ रहा है तो m और m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, v1 का वैल्यू आपको देख रखा है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ कॉमन ले लो आप, तो हाफ कॉमन ले लोगे तो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू g का वैल्यू क्या बोला लेने के लिए? 10 लेने के लिए बोला। देख रहा हो ये थोड़ा सा कॉमा आ जाएगा यहाँ पे। 10 मल्टीप्लाइड बाय h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू l/2 है, l/2 आ जाएगा। लेकिन l का वैल्यू दिया है क्या? हाँ, l का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.4, तब तो ठीक है ना, हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, v1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो राइट 16 माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस v2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10l। 10 मल्टीप्लाइड बाय l का वैल्यू कितना है? 0.4 है, तो 4 हो जाएगा। 16 माइनस v2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, तो v2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 माइनस 4, तो v2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12। 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट लोगे v2 का, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3। 4 का स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा बाहर 2 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर है 2 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, सही है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अ रिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4.9, एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेटिंग विथ, मान लेते कुछ नहीं दिया तो यही एक्सेस है आपका, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे के रखा हुआ है 4.9 पाई स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर, इज रोटेटिंग विथ 300 rpm। इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे के रखा, सॉरी इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी 300 rpm। अब ध्यान रहे कि rpm में देके रखा हुआ है, rpm 300 rpm, रोटेशंस पर मिनट है, 60 से डिवाइड करोगे तो हर्ट्ज में आ जाएगा, तो 6 5 मतलब 5 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियली देके रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी देके रखा हुआ है, तो ω1 भी दिया हुआ है 2 पाई n1 दैट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। और क्या बोला है? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज रेड्यूस्ड बाय, देखो बाय और टू वर्ड, यहाँ पे हम जनरली फंस जाते हैं, तो अगर बाय दिया है इसका मतलब उतने से कम कर दिया गया, और टू दिया है मतलब वही लास्ट है, अगर दिया होता है रेड्यूस टू 120 मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी 120 हो जाती है, पर ये रेड्यूस्ड बाय दिया हुआ है मतलब इतने से कम कर दिया गया है, इसका मतलब ω2 विल बी इक्वल टू, पहले 300 था उसमें से 120 कम कर दिया गया, तो 300 में से 120 कम करोगे तो कितना बचेगा? 180 बचेगा, तो मतलब फाइनल 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके, बाय दिया हुआ है, टू नहीं दिया हुआ है। अगेन आरपीएम में है तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो आरपीएस मतलब हर्ट्स में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हर्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 3 से 18, यस ω2, एक सेकेंड सॉरी ये n2 है नॉट ω2, फाइनल फ्रीक्वेंसी है ना n2, तो आपका n2 का वैल्यू 3 हर्ट्स आ गया। ठीक है, n2 से आपको ω2 मिल जाएगा 2 पाई n2 दैट इज इक्वल टू, n2 डालोगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ω2 आ गया। अब बताओ क्या बोल रहा है? वर्क डन पूछा गया है। अच्छा देखो, अगर मान लो वर्क डन पूछा जाए तो एक्चुअली में ये एक 11th का कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू
अगर काइनेटिक एनर्जी देके रखा हुआ है तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये वैलिड है आपके रोटेशन के लिए भी और ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन के लिए भी। अब क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन सिर्फ हो रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आपको, काइनेटिक एनर्जी में देखो पहले क्या था 10 पाई था, उसके बाद आपका क्या हो गया 6 पाई हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है। तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी आपका कम हुआ है क्योंकि स्पीड कम हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, तो हम इनिशियल लेंगे हाफ। अब काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हम रिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदलने वाला नहीं है, तो आपका I सेम रहेगा दोनों टाइम, I। तो ये इनिशियल में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गया हमें। तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ कॉमन आ जाएगा, I भी कॉमन आ जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, हाफ I। अब क्योंकि ये रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, इसका डायरेक्ट दे के रखा है 4.9 अपॉन पाई स्क्वायर, तो ठीक है 4.9 अपॉन पाई स्क्वायर लिख दो, 4.9 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओमेगा 1 आपका 10 पाई है, तो यहाँ पे 10 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर, माइनस ओमेगा 2 आपका 6 पाई है, 6 पाई का मतलब हो जाएगा 36 पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4.9 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, 100 माइनस 36 जो होता है 64 होता है, पाई स्क्वायर गया, ये हो जाएगा आपका 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 32, तो 150 के आसपास आंसर आएगा। आई थिंक 157 आएगा, आप कैलकुलेट कर लो। लेट मी जस्ट कैलकुलेट, क्योंकि 30 और 5 है तो 150 के आसपास आंसर आना चाहिए। 150 के आसपास मुझे लगता है एक ही आंसर है, नहीं ये भी है 148 भी है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना भाई। अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको तो 4.9 इंटू 32 विल गिव यू 156.8 आ रहा है, 156.8 दैट इज इक्वल टू 157 आप मान के चल सकते हो। वर्क डन है तो जूल में आएगा, 157 जूल का यहाँ पे वर्क डन हुआ है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्या दिया हुआ, यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड, रॉड है, मेटालिक रॉड है, मेटल का रॉड है, रॉड, इसका लेंथ L है जो भी रहेगा, रोटेट्स अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये आपका इसका लेंथ बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। इफ इट इज हीटेड यूनिफॉर्मली टू रेज इट्स टेम्परेचर स्लाइटली, इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन विल बी, स्पीड ऑफ रोटेशन मतलब ओमेगा की बात कर रहा है वो। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में कहीं अगर आप इसको हीट करते हो एंगुलर मोमेंट, इसको रॉड को, तो हीट करने से एक ही काम होगा, इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। देखो क्योंकि ये एक मेटालिक रॉड है तो मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, हीटिंग पर इसका मेटल का लेंथ एक्सपैंड हो जाएगा। तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप हीट करोगे तो आपका लेंथ इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इस सिस्टम पर कोई बाहर से किसी ने कुछ टॉर्क नहीं लगाया है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, L विल बी कांस्टेंट। L का मतलब आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो देखो अब आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है, हीट करने के बाद अगर आपने आई बढ़ा दिया है तो कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा कम हो जाएगा, मतलब एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा तो घूमने की स्पीड कम हो जाएगी। सो क्या होगा, इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन विल डिक्रीज, स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, L इंक्रीज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजेस, दैट इज योर आंसर। बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज I1। तो एक रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I1 है, और ये I1 हम जानते हैं इट इज ml²/12 इस एक्सिस के अबाउट, ml²/12 जो सेंटर से पास हो रहा है। द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसी रॉड को रिंग बना दिया गया एक, तो इसका लेंथ जो होगा टोटल लेंथ दैट विल बी इक्वल टू 2πr, इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, क्योंकि इसी को हम मोड़ के हम रिंग बना दे रहे हैं। एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर इज I2। अब देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और हमको ये मिला था mr², मैं निकाला भी था, ये निकाल भी चुका हूं, तो mr²/2 होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। देन I2/I1, रेशियो पूछा I2/I1, तो I2/I1 डिवाइड कर दो, I2/I1, तो I2 का वैल्यू mr²/2 होता है, mr²/2 डिवाइडेड बाय ml²/12, तो ml²/12 हो गया, 2 1 2 6 6 ऊपर चला जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, 6r²/L² हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, L का वैल्यू 2πr डाल देना है। 2πr डालोगे तो 2πr का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6r²/4π²r², r² गया तो 2 3 2 2 3/2π², ये आपका आंसर है, 3/2π² ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle at rest starts moving with constant angular acceleration alpha in circular path. Okay. At what time the magnitude of centripetal acceleration होगा यहाँ पे, centripetal acceleration is half the tangential acceleration। बोल रहा है कितने टाइम पे centripetal acceleration half the tangential acceleration। centripetal acceleration का फॉर्मूला होता है ω²r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है r अल्फा, है ना, r अल्फा। तो r और r हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ω² इज इक्वल टू α/2 है, लेकिन यहाँ पे भी हमको टाइम चाहिए, है ना, तो हम मान के चलते हैं अब क्योंकि बॉडी रेस्ट पे से स्टार्ट कर रहा है तो उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा, और ये ओमेगा उसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो हम ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ओमेगा विल बी, ओमेगा का स्क्वायर कर दोगे तो आपका α² इंटू T² आ जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, या ω² का वैल्यू यहाँ से ले लो α/2, तो ये हो जाएगा आपका α/2 इज इक्वल टू α² इंटू T² फ्रॉम 1 से हमने वैल्यू ले लिया, एक अल्फा यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, तो T² का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2 अल्फा, T का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√2 अल्फा, 1/√2 अल्फा इज योर आंसर ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, the bob of a circular pendulum of length L is pulled through an angle theta from its equilibrium position and then released. When it passes through its equilibrium position, its speed is given by, देखो सिंपल पेंडुलम है, ये मान लो स्ट्रेट लाइन है आपका, इस बॉब को एक पर्टिकुलर एंगल से उठाया गया थीटा और बाद में इसको छोड़ दिया गया, छोड़ दोगे तो ये स्पीड गेन करते करते यहाँ पे आते आते कुछ ना कुछ स्पीड गेन कर देगा। लेट्स से ये स्पीड आपका v है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे एक्चुअली में आपने जब उसको ऊपर उठाया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी एट ए था वही बी तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब आपको यहाँ से हाइट निकालना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो ये हाइट आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हाइट है आपकी, ये हाइट h यहाँ पे है, और अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो ये हाइट h आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x मान के चलते हैं, ठीक है, और ये जो पूरा है वो एक्चुअली आपका लेंथ है, पेंडुलम का लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ पेंडुलम L।
और देखो याद रखना यही सेम लेंथ यहाँ पे भी था, तो दिस इज ऑल्सो लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब मुझे एच चाहिए, तो अब देखो पहली बात तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा ए पर mgh, तो ये हो जाएगा आपका mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ mv²। हमको ये v चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे कितना v है, तो m और m हो जाएगा आपका कैंसल, तो v² इज इक्वल टू 2gh होगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा √2gh। लेकिन h का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, h प्लस x जो होगा वो आपका l हो जाएगा, h प्लस x विल बी l, तो हमें x का वैल्यू यहाँ पे या h का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू l माइनस x। अब बताओ यहाँ पे x क्या होगा, अगर इस ट्राइंगल में आप cos थीटा निकाल लो, तो cos थीटा एडजेसेंट x अपॉन हाइपोटेनस l हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो x का वैल्यू l cos थीटा होगा, x का वैल्यू l cos थीटा यहाँ पे डाल दो, तो h का वैल्यू l माइनस l cos थीटा, तो h का वैल्यू आपका आ जाएगा, l कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा, ये उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1 h की जगह पे, तो v हो जाएगा √2g और ये वाला 2g 1 माइनस cos थीटा, और यही आपकी वेलोसिटी 2g 1 माइनस cos थीटा, 2g l भी आएगा ना, सॉरी l गायब हो गया, 2g l आएगा, l 1 माइनस cos थीटा। ओके क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखो अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज wound around a hollow cylinder of mass 2 kg and radius 20 centimeter, ओके। मास देके रखा हुआ है सिलेंडर का 2 kg, हॉलो सिलेंडर है याद रखना, उसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब था 20 इंटू 10⁻² मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ये आपका हो गया रेडियस। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स 2 न्यूटन। आपको सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन ढूंढना है, फोर्स जो रोप पे लगाया गया है वो 2 न्यूटन का है, और सिलेंडर आपका हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। उसका मास नेग्लिजिबल किसका, अच्छा मास सिलेंडर का देखे रखा हुआ, ठीक है। देखो एक्चुअली बोला क्या गया है कि आपका इस तरीके से एक सिलेंडर है, इस पर एक रोप लपेटा गया, इस तरीके से एक रोप लपेट दिया गया, ठीक है। अब इस रोप को हम लोग पुल कर रहे हैं इससे, कितने न्यूटन से, 2 न्यूटन से, तो कितना टॉर्क लगेगा, या सॉरी कितना एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन आपके लिए आपको टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क अगर मिल गया, आई अगर मिल गया, तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अच्छा इसको अगर मान लो इस साइड से अगर आप देखोगे, तुम्हारी आंखें अगर आप इसको इस तरह से देख रही है, तो ये हॉलो सिलेंडर का आपको सर्कुलर हिस्सा नजर आएगा, मतलब इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं तो आपको हॉलो सिलेंडर का ऐसे सर्कुलर हिस्सा नजर आएगा, जहां पे यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है तो आपको यहाँ फोर्स लगाते हुए नजर आएगा ये, और ये आपका रेडियस है इसका हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मूव हो रहा है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हॉलो सिलेंडर को अगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो ये सेम रिंग जैसा होता है, क्योंकि हॉलो रिंग को अगर जमा करते जाओगे तो सिलेंडर बन जाता है, तो रिंग का और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा। तो आए तो मिल गया। टॉर्क ढूंढ लेते हैं, टॉर्क क्या होगा बताओ, टॉर्क इज नथिंग बट RF sin थीटा, अगर आपको याद होगा तो R मतलब यहां से इस सेंटर के अबाउट अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो R मतलब कैपिटल R हो जाएगा। F देखो टेंजेंशियली लग रहा है यहाँ पे F, और R और F के बीच में एंगल जो होता है वो थीटा होता है, R इधर जा रहा है F इधर जा रहा है, बीच में एंगल 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये आपका FR हो जाएगा टॉर्क, ये हो गया आपका टॉर्क, और ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क का फॉर्मूला यूज कर लो, टॉर्क इज, हमको अल्फा चाहिए ना, यहाँ पे अल्फा चाहिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला यूज कर लो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई, टॉर्क का वैल्यू यहाँ से ले लो F इंटू आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू यहाँ से ले लो mr², तो R और R हो जाएगा कैंसल, तो ये आपका आ जाएगा F अपॉन mr टॉर्क का वैल्यू। F और mr और सबका वैल्यू देके रखा हुआ है, आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो अल्फा इज इक्वल टू F कितना दिया हुआ है 2, m कितना दिया हुआ है 2,
R कितना दिया हुआ है 0.2, तो ये 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आप ये देख सकते हो 10/2 होगा, दैट इज इक्वल टू 5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10/2 विल बी इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर आंसर 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 बोल रहा हूँ मैं, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी और कुछ सीटी क्वेश्चन, सीटी के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये नेक्स्ट वीडियो और मोस्ट प्रोबेबली आपका एक और वीडियो आएगा, वो आपका लास्ट वीडियो होगा। हमने जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सीटी का फर्स्ट चैप्टर के लिए सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, थैंक यू।